तो ये देखते हैं कि जीव विज्ञान का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। लास्ट चैप्टर मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इस चैप्टर में देखेंगे कि जो जनन स्वास्थ्य है, इससे संबंधित क्या क्या दिक्कतें हमको देखने को मिलती हैं और इसकी जानकारी होना भी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। सिर्फ नोट्स मात्र से ही आप इस चैप्टर को याद कर सकते हैं और एक बार ही आपको पढ़ना है या पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन हर साल बनता है, एक या दो। ट्यूबेक्टोमी क्या है, वेसेक्टोमी क्या है, परिवार नियोजन की विधियां क्या होती हैं, आईवीएफ क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी सरोगेसी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन यहां से बनते हैं और यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ आप नोट्स से भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आप देखिए और वीडियो के साथ साथ में इसके नोट्स बनाते चलिए ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस चैप्टर का हम पहला टॉपिक देखेंगे परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन की मैंने यहाँ डिफिनेशन लिख रखी है, इसको आप पढ़िए। क्या लिखा है कि परिवार को नियोजित करके तथा कृत्रिम उपायों या साधनों से परिवार में बच्चों की संख्या का निर्धारण करना व जनन स्वास्थ्य की सही जानकारी होना परिवार नियोजन कहलाता है। यानी कि एक परिवार में आपको कितने बच्चे करने हैं, अगर आप कम कमाते हैं तो आपको किस हिसाब से कितने बच्चे करने चाहिए, और अगर बच्चे कम है तो उसके आपको फायदे क्या होते हैं। अगर आपका एक या दो बेबी है तो आप क्या करेंगे, उसको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। अगर वो अच्छी शिक्षा पाएगा तो भविष्य में जाकर वो कुछ अच्छा काम कर सकता है। एक परिवार के जो माता पिता होते हैं वह क्या सोचते हैं कि हम अपनी जल्दी से जल्दी 3-4 संतानें पैदा कर लें और उनको कमाने के लिए लगा दें। ऐसे में उनकी शिक्षा क्या होती है, पूरी नहीं हो पाती है। तो इसके कई सारे परिणाम देखने को हमको मिलते हैं। वो अच्छे भी परिणाम हो सकते हैं, बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। तो परिवार नियोजन का मेन काम होता है कि बच्चों की संख्या का निर्धारण करना। वह कैसे किया जाता है, तो इसमें हम देखेंगे परिवार नियोजन की विधियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परिवार नियोजन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं, जिसमें पहला है जन्म दर को कम करना। यानी कि भारत में जब देखेंगे आजादी का समय था, उस समय भारत में 35 करोड़ की क्या थी, जनसंख्या थी। ठीक है, लेकिन जनगणना 2011 जब हुई तो उस समय भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर थी और यह जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास पहुंच गई। हम देखेंगे कि सन 2023 में आज हम चीन से भी आगे पहुंच गए हैं जनसंख्या के मामले में और यह स्थान हमारा प्रथम होगा। तो अभी इसके आंकड़े 2021 जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है और सन 2021 के आंकड़े आना भी बाकी है। तो आपकी पुस्तक में सन 2011 के आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें हम विश्व में दूसरे स्थान पर थे क्या, आबादी के मामले में। तो ऐसे में हमें जन्म दर पर क्या पाना है, नियंत्रण पाना है। तो जन्म दर को कम करना परिवार नियोजन का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना। अब कल्याणकारी योजनाएं तभी अच्छे से काम कर सकती हैं जब जन्म दर क्या हो, कम हो। समझे कि नहीं। नेक्स्ट देखिए परिवार नियोजन की विधियां। तो परिवार नियोजन की 2 विधियां हैं, एक है स्थायी विधि और दूसरी है अस्थायी विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थायी विधि कौन सी होती है। तो स्थायी विधि के अंतर्गत हम लोग 2 चीजों को पढ़ेंगे। पहला है पुरुष नसबंदी और दूसरा है महिला नसबंदी। क्या है, पहला पुरुष नसबंदी, दूसरा है महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी को हम लोग वेसेक्टोमी कहते हैं और महिला नसबंदी को हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि इन दोनों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करना है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी की ट्यूबेक्टोमी, तो क्या कहेंगे, वेसेक्टोमी कहेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि पुरुष नसबंदी में क्या किया जाता है। तो अगर हम कहें कि यह क्या है, एक वृषण है, क्या है, वृषण है, और वृषण के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे वृषणी पिंडक होते हैं, यानी कि 250 क्या होते हैं, वृषणी पिंडक होते हैं। वृषणी पिंडक के अंतर्गत क्या होती है, यहाँ पर शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। लास्ट चैप्टर मैंने सब बता रखा है, शुक्रजनक नलिकाएं होती है और शुक्रजनक नलिकाओं में यहाँ पर क्या होती है, चारों तरफ शुक्रजन कोशिका होती है जो कि शुक्राणुओं को बनाती है। शुक्राणुओं को जब बनते हैं तो यहाँ से होते हुए कहाँ जाते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाते हैं और बाद में वो अंडाणु से मिलकर क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। लेकिन अगर सोचो इसको यहाँ से निकले और रास्ते में इसको रोक दिया जाए, यानी कि शुक्रवाहिनी जो है उसको कट कर दिया जाए, तो इसको यही किया जाता है, यानी कि शुक्रवाहिनी को कट करके शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है। ऐसे में शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु से मिल नहीं पाता है और निषेचन की विधि नहीं हो पाती है और इसी के चलते गर्भधारण भी नहीं होता है। तो परिवार नियोजन की यह एक अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि मतलब यह विधि तभी की जाती है जब आपके 1-2 बच्चे हों। अब पहले से ही आप नसबंदी करा लोगे तो बच्चे कहां से पैदा करोगे, भी तो सोचो। तो बच्चे पैदा ना हो इसीलिए क्या कराते हैं, पुरुष नसबंदी करा लेते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ एक नहीं, जो आपकी दूसरी वृषण होगी उसमें भी यही चीज कर दी जाती है। यहाँ पर कट कर दिया जाता है और बीच में क्या कर दिया जाता है, इसको अच्छे सूचर से बांध दिया जाता है। सूचर बोले तो सिल्क का एक धागा होता है जिससे इसको बांध दिया जाता है और ये हमेशा अंदर बंधे रहते हैं। समझ गए कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो पुरुष में नसबंदी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेसेक्टोमी कहते हैं। शुक्राणु यहां से निकलेगा लेकिन अंडाणु से कभी मिल ही नहीं पाएगा। तो क्या बताओ, कभी निषेचन होगा क्या, बच्चा कभी पैदा होगा, ठीक है, तो नहीं पैदा होगा। तो इसे कहते हैं स्थायी विधि। एक बार करा लो, जिंदगी भर छुट्टी,
समझे कि नहीं? लेकिन पहले ही मत करा लेना, ठीक है, एक दो बच्चे हो जाए उसके बाद। नेक्स्ट देखिए, महिला में नसबंदी क्या कहलाती है? महिला में नसबंदी को हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, याद रखिएगा, महिला में नसबंदी को क्या कहलाते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहलाते हैं। तो महिला में देखो, अगर हम कहें कि ये क्या है, एक यूट्रस है, क्या है? यूट्रस है, या क्या एक यूट्रस है, ठीक है, या क्या है आपका एक यूट्रस है। यहां पर आपकी ओवरीज वगैरह होंगी, आपको पता है ना, यहां अगर हम बनाए तो ये क्या होंगी? आपकी ओवरीज होंगी ना। अब देखिए, इसको क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताया यह है स्थमास है, यह है एम्पुला, यह इम्पेंडिबुलम, यह है फिम्ब्रे, और एम्पुला वाले स्थान पर क्या होता है? अरे निषेचन होता है। तो बस डॉक्टर क्या करते हैं कि यही फैलोपियन जो ट्यूब है, इसको पूरे को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं ना। तो बस इसी फैलोपियन ट्यूब को काट कर और यहां पर ऐसे सूचर से क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है, इधर भी और इधर भी। तो अब बताओ, अंडा यहां से निकलेगा तो क्या यहां पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। एम्पुला वाले स्थान पर पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। और एम्पुला वाले स्थान पर अंडा पहुंचेगा ही नहीं, तो शुक्राणु यहां से आएगा, तो क्या कोई मतलब बनता है? नहीं। तो अगर ये एक दंपत्ति है तो या तो नर वाला क्या करा ले? वैसेक्टोमी करा ले, या फिर मादा महिला क्या करा ले? ट्यूबेक्टोमी करा ले। तो ऐसे में क्या होगा? संतानों की उत्पत्ति नहीं होगी। समझ गए कि नहीं? तो पुरुष में नसबंदी कैसे होती है, महिला में नसबंदी कैसे होती है, ये आप समझ गए, ठीक है। और यह विधि कैसी होती है? स्थायी विधि होती है। स्थायी विधि मतलब कि अगर एक बार तुमने इसको बंधवा दिया तो फिर दोबारा खुलता नहीं है, समझे कि नहीं? तो यह विधि तभी कराई जाती है जब आपके 2-3 बच्चे हो जाते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, सरकारी अस्पतालों में अगर पूछते हैं कि अगर 2 ऑपरेशन आपके हो गए तो तीसरा ऑपरेशन करने के लिए छोड़ा नहीं जाता है। दूसरे ऑपरेशन में क्या कर देते हैं? इसको महिला की नसबंदी कर देते हैं। सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहला ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन से बच्चा हुआ, बच्चा कि नहीं बच्चा हुआ अलग बात है। दूसरा ऑपरेशन हुआ तो क्या कर देते हैं? इसको सीधा सीधा नसबंदी कर देते हैं, समझे कि नहीं? ठीक, क्योंकि तीसरा ऑपरेशन जो बच्चेदानी का होता है उसे थोड़ा रिस्की माना जाता है, ठीक। इस चीज को आप समझिए। तो स्थायी विधियां आपने समझ ली। अब बात करते हैं कि अस्थायी विधियां कौन सी होती है। देखिए, अस्थायी विधियों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और एक चीज याद रखिएगा, जनन स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारी मैं दूंगा आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार नोट बनाने हैं, और एक ही बार नोट बनाने में आपको याद हो जाएगा। अगर कई बच्चे कहते हैं कि मेरा चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पर खाली क्या डालेगा? @biology क्लास अनिकेत। अगर आप ये डालेंगे तो आपको मेरा चैनल सबसे ऊपर मिल जाएगा।